नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अगर 300 से ज़्यादा सांसद मोदी के खिलाफ सड़कों पर मार्च कर रहे हैं तो आप मोदी जी के मौजूदा हालात समझ सकते हैं। और इस ऐतिहासिक मार्च का सबसे ज़्यादा असर एनडीए पर पड़ा है, उस एनडीए पर जो मोदी जी को समर्थन दे रही है। यानी जिस एनडीए से मोदी जी की सरकार चल रही है, उसी एनडीए में अब बेचैनी है। और कई ऐसी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां एनडीए की, जो आगे की सोच रही हैं। इसका मतलब यह है कि मोदी जी के साथी अब अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर चिराग पासवान, राम विलास पासवान के बेटे, अब इनकी जो पार्टी है उसके 5 सांसद हैं, एनडीए के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से मोदी और शाह के साथ खड़े दिखते नहीं। उसके कई कारण हैं। मिसाल के तौर पर इनकी पार्टी, जो पासवान की पार्टी थी चिराग की, उसी को तोड़ दिया था मोदी जी के चाणक्य ने। और नौबत यहाँ तक आ गई कि चिराग पासवान दूसरे विकल्प ढूंढने लगे। ये अलग बात है कि बाद में कंप्रोमाइज़ हुआ, चिराग पासवान वापस लौटे एनडीए में, मंत्रालय भी दे दिया, हालांकि छोटा मोटा मंत्रालय, लेकिन आप कह सकते हैं कि पासवान इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद मिस्टर शाह। और खबरें ये भी हैं कि बिहार में विपक्ष के कई नेताओं के संपर्क में चिराग पासवान हैं, उनके लोग हैं। अब एक और नेता जयंत चौधरी, ये भी एनडीए के हैं, थोड़ा सा बेचैन है। हालांकि जयंत चौधरी अखिलेश यादव के मित्र थे, राहुल गांधी के साथी थे, एक तरह से इंडिया अलायंस में ही थे, चुनाव भी लड़ा उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन कुछ ऐसी दुश्वारियां आई, फिर कभी डिस्कस करेंगे वीडियो में, कि इनको एनडीए में आना पड़ा, इनको अमित शाह का कहना मानना पड़ा। छोटा मोटा मंत्रालय भी दे दिया गया है और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नाराज़ है। नाराज़ इस वजह से हैं क्योंकि जाट पॉलिटिक्स में कुछ बड़े नेता, मिसाल के तौर पर मरहूम सत्यपाल मलिक, जैसा बर्ताव सत्यपाल मलिक से मोदी ने किया या जैसा बर्ताव उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ किया, जाट बहुत खुश नहीं है जयंत चौधरी से। और जयंत चौधरी को पता है कि जाट ही उनका बेस है, मुस्लिम उनका बेस रहा है। भविष्य क्या होगा अगर मोदी जी दिन पर दिन कमज़ोर होते गए, तो आगे फिर कौन रास्ता दिखाएगा जयंत चौधरी को। तो जयंत चौधरी भी मौके की तलाश में हैं। अब एनडीए की बात हो और दोस्तों नायडू बाबू की बात ना हो, सबसे बड़े खिलाड़ी, किंग मेकर, सबसे ज़्यादा सांसद इन्हीं के हैं, 16 सांसद हैं। लेकिन नायडू बाबू भी, जो 11 महीनों से या साल भर से खामोश थे मोदी जी को लेकर, अब वो भी बोलने लगे। मोदी जी के कई फैसलों का खुला विरोध किया, चाहे वो डीलिमिटेशन हो, पार्लियामेंट की सीटों का बंटवारा हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का मामला हो, जहाँ पर चिट्ठी लिख दी नायडू बाबू ने। कई ऐसे मामले हैं जहाँ खुलकर विरोध किया। ट्रंप को लेकर भी खुला विरोध किया, जहाँ मोदी चुप थे वहाँ पर नायडू बाबू बोले। मौके की तलाश में नायडू बाबू भी हैं। अगर इंडिया अलायंस से अच्छा ऑफर आया तो नायडू हो सकता है उसको स्वीकार करें, क्योंकि 1.5 साल पहले वो इंडिया अलायंस में ही थे। अब आप कहेंगे कि एनडीए की बात हो रही और नीतीश कुमार की बात नहीं हो रही। नीतीश कुमार की बात मैं इसलिए बाद में कर रहा हूँ क्योंकि तबीयत नीतीश कुमार की नासाज है और बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती इस समाजवादी नेता से, जो आप कह सकते हैं एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी, चाहे एनडीए बिहार जीते या दोस्तों ना जीते, नीतीश कुमार की पार्टी यानी उनकी जो पॉलिटिकल इनिंग्स है, उनकी जो पारी है, वो समाप्त होने के कगार पर है। और नीतीश कुमार के जाते ही, कुर्सी से उतरते ही जेडीयू का टूटना लाजमी है। और जेडीयू जब टूटेगी तो जो मंडल विचारधारा के लोग हैं, जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो बीजेपी के साथ खड़े नहीं हो सकते, ऐसे कई सांसद हैं। जी हाँ, सिर्फ लल्लन सिंह और संजय झा ही नहीं है सांसद, ऐसे कई सांसद हैं नीतीश की पार्टी में, जो नीतीश की कुर्सी उतरते ही जो बीजेपी के साथ शायद ना रहें। अब दोस्तों, आज मैंने ट्रंप साहब की बात नहीं की, जिनका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो एकदम आप कह सकते हैं एक ऐसे छोर पर आ गए हैं जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और चीन के तरफ भारत झुक तो रहा है, लेकिन चीन के जो तीर हैं भारत की छाती पर, वो कम नहीं हुए। तो आप कह सकते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है, जो आप कह सकते हैं बाहर की राजनीति, देश के बाहर की राजनीति, वहाँ भी मोदी कमज़ोर खड़े हैं।
मित्र तलाश रहे हैं 11 साल के बाद फिर से, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं अर्थनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी जो दुश्वारियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। और देश की राजनीति में इस वक्त विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है, पूरी तरह से एकजुट है। और दूसरी तरफ एनडीए में बेचैनी है, एनडीए में बेचैनी। अब आप सोचिए, विपक्ष एकजुट है, एनडीए में बेचैनी है, मोदी जी अल्पमत में हैं, 240 पर खड़े हैं। और आगे अगर ये सरकार पर संकट और गहराता है, हो सकता है बिहार चुनाव के बाद, तो आप खुद तय करिए फिर मोदी सरकार कितने दिन और चलेगी। अब दोस्तों, अगर पूरी स्थिति में आपके सामने एक बार फिर से दोहराऊं, शॉर्ट में, ब्रीफ में, तो आज की तारीख में मोदी सरकार अल्पमत में, यानी साल भर पहले जून 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जहां 240 पर खड़ी थी, आज भी वहीं खड़ी है। मोदी जी के चाणक्य और मोदी खुद इस 240 की गिनती आगे नहीं बढ़ा पाए। 240 पहले, 240। और ऐसी स्थिति में जहां 16 सांसद टीडीपी के हैं, किंग मेकर मिस्टर नायडू, वो नाराज चल रहे हैं। हालांकि अभी भी सरकार के साथ है, मैं ये नहीं कह रहा, नाराज हैं अंदर ही अंदर, वो उनके बयान बताते हैं। जेडीयू के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, 12 सांसद ज़रूर हैं, बैसाखी लगी है मोदी जी की, लेकिन बैसाखी इसलिए कमज़ोर हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार कमज़ोर हो रहे हैं। नवंबर के बाद, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि राजनीतिक पारी एक तरह से समाप्त हो रही है और नीतीश कुमार कुर्सी से हटे तो आप कह सकते हैं कि जेडीयू कभी भी टूट सकती है। शिंदे जो हैं, नंबर 3 पार्टी, 7 सांसद हैं, ये नहीं हिलेंगे क्योंकि वैचारिक रूप से ये बीजेपी के साथ थे, साथ रहेंगे, और ये इंडिया अलायंस नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ उद्धव ठाकरे बैठे हैं। तो शिंदे की हम बात ना करें, ये 7 आप मान के ही चलिए मोदी जी के साथ हैं। अगर हम बात चिराग पासवान की करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है, पिता की तरह मौसम विज्ञानी है, मौसम का मिजाज जानते हैं, पासा पलट लें, आश्चर्य मत करिएगा। और जहाँ तक बात जयंत चौधरी की है, जयंत चौधरी भी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल है, उनकी राजनीति इस धारा की नहीं है। चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं, उनकी धारा ये नहीं है, समाजवादी हैं। मौका मिलेगा, ऑफर मिलेगा, कभी भी, किसी भी रात, किसी भी सुबह छोड़ सकते हैं, ताज्जुब मत करिएगा। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, मोटी मोटी पार्टियां हैं, उनमें बेचैनी इसलिए है क्योंकि पिछले हफ्ते भर से विपक्ष एक तरह से लामबंद होता जा रहा है। राहुल गांधी की जो डिनर पार्टी है वो बता रही हैं, जो पार्टीज खड़गे साहब दे रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी भी पहुंच रही है, टीएमसी पहुंच रही, वो लोग जो ये कहते थे कि हमारी दूरियां हैं कांग्रेस से, वो भी खड़गे साहब की डिनर पार्टी में पहुंच रही। तो इसका असर कहीं ना कहीं एनडीए पर पड़ रहा है। अब आगे क्या होने जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि नवंबर में बिहार के चुनाव से पहले ही बवाल मच जाए दिल्ली में। आज मैंने 2 खास मेहमानों को बुलाया, एक्सपर्ट हैं दोनों। सतीश के सिंह कई दशकों से हिंदुस्तान की जो सियासत है उस पर बड़ी गहरी पैठ रखते हैं। अच्छाई ये है, खुलकर बोलते हैं बिहारी स्टाइल में, उनको सुनिएगा। और उमाकांत लखेड़ा को मैंने आज इसलिए बुलाया फिर से क्योंकि पार्लियामेंट के सबसे सीनियर मोस्ट रिपोर्टर हैं। तो अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो भाई लखेड़ा साहब को सुनना चाहिए। 35 साल का तजुर्बा है नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग का, लोकसभा का। लखेड़ा साहब, ये जो बार बार डिनर दिया जा रहा है, मैं देख रहा हूं कि पहली बार राहुल गांधी बार बार विपक्ष को बुला रहे हैं, खड़गे साहब डिनर दे रहे हैं, वहां पर संजय सिंह पहुंच रहे हैं, वहां पूरी टीएमसी की ब्रिगेड पहुंच रही है, उद्धव ठाकरे मुंबई से चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली पहुंच रहे हैं, जो कभी जाते नहीं किसी के घर, वो सब पहुंच रहे हैं। मजमा लग रहा है, बातचीत हो रही है, यहां तक कि लोग कह रहे हैं कि साहब चिराग पासवान से भी एक दरवाजा खोल दिया गया, रेवंत रेड्डी को काम दिया गया कि आप नायडू बाबू को जरा खुश रखिए, इस तरह की बातें हो रही। ये हमें सब क्या बता रहा है कि क्या अब विपक्ष को लगने लगा है, अचानक विपक्ष को लगने लगा है कि वाकई मोदी 240 पर खड़े हैं, वाकई मोदी अल्पमत में, और खुदा ना खास्ता नवंबर में कुछ होता है तो क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है देश की राजनीति में? लखेड़ा साहब, देखिए, जो राजनीति होती है पूरी तरह संभावनाओं का खेल, अनंत संभावनाओं से भरी हुई राजनीति, और इसी संभावनाओं और असंभावनाओं का नतीजा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका जो अश्वमेध का घोड़ा था, वो 400 पार के नारे लगाते लगाते 240 पर हाँप गया और एक सरकार
जो वो चंद्रबाबू नायडू से कोई बात नहीं करते थे, वो नीतीश कुमार से कोई बात नहीं करते थे, वो चाहते थे कि अपनी मर्जी से हम सरकार चलाएंगे, हम तो बीजेपी की सरकार है। लेकिन रातों रात वो एनडीए की सरकार हो गई। अब हालत यह है कि बदली परिस्थिति में मैं तो एक बात कह सकता हूं कि अपोजिशन पार्टीज के तमाम जो छोटी और बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उनको लगता है कि ऐसी हालत में ऐसी छिछालेदार मोदी सरकार की और मोदी जी की हो गई है, जिनके नाम पर पिछले 11 साल में पके हुए आमों की तरह आम गिरते हैं ना, पके हुए आम पेड़ से अपने आप गिरते हैं। तो ऐसे जी इनको लगता था कि वोट ऐसे ही मोदी जी के नाम पर गिरे। लेकिन मोदी जी की जो छवि है, वोट कैच करने की जो क्षमता है, उनकी जो साख है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो गुडविल है, उस पर बहुत करारा धक्का, करारा प्रहार हुआ है। और जी ये जो वोटों का जो मुद्दा है, वोटों का जो जिसको कहते हैं कि वोटों का घोटाला कहेंगे, या ये जो एसआईआर का मुद्दा है, ये जो चुनाव हारने के लिए चुनाव जिताने की जो मशीन इलेक्शन कमीशन को बना दिया गया है, इसके बाद तो ऐसी संभावना विपक्षी पार्टियों को लग रही है, घटक दलों को, जिसमें टीएमसी है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, जिसमें वो तमाम पार्टियां जो मतभेद रखते थे, उनको जी। लग रहा है कि अंधेरा छंटने वाला है और उजाला होने वाला है, ऐसा अच्छा, मुझे लगता है। नहीं लकीला साहब, इससे पहले मैं सतीश केस सिंह के पास आऊं, एक छोटा सा सवाल का जवाब मैं जानना चाह रहा था। अचानक कांग्रेस पार्टी के रडार पर नायडू बाबू तो थे, ये तो मुझे भी इल्म था इस बात का, लेकिन अचानक चिराग पासवान, ये जो चिराग जो दिया जल रहा है कांग्रेस के घर में, ये अचानक चिराग पासवान के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी क्यों हो रही है? ऐसा क्या है देखिए चिराग बिहार पासवान? में, हाँ, उसका बैकडोर एंट्री का एक ऐसा मौका है कि बिहार में इलेक्शंस के लिए सौदेबाजी हो रही है। चिराग पासवान ने एक लिस्ट पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी आला कमान को दे दी है कि मुझे इस लिस्ट पर ये सीटें चाहिए और ये मेरे कैंडिडेट हैं, अगर आप हाँ बोलिए ना बोलिए, मेरे पास विकल्प मौजूद है। मुंह से नहीं बोल रहे विकल्प मौजूद है, लेकिन वहां आरजेडी से भी उनकी बैक टू बैक बातचीत चल रही है, कांग्रेस के नेताओं से भी वो कांटेक्ट में है। और मेरी एलजेपी के जो सोर्सेस है, क्लोज टू सोर्सेस, जी चिराग पासवान जिनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि हमारे विकल्प खुले हुए हैं। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो भी हमारा विकल्प खुला हुआ है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो भी हमारा विकल्प खुला हुआ है। और 18वीं लोकसभा में अगर कोई वैकल्पिक सरकार का रास्ता बनता है, ऐसा ऐसी नौबत आती है कि इसी लोकसभा में सांसद अल्पमत सरकार होती है अगर नरेंद्र मोदी की, और चुनाव की नौबत, चुनाव में कोई जाना नहीं चाहता, इसी 18वीं लोकसभा में वैकल्पिक सरकार की स्थिति बन रही है, तो हमारा विकल्प खुला हुआ है ऐसी किसी भी वैकल्पिक सरकार में जाने का। जी। जी। हाँ। सतीश जी भाई, आप तो हथेली की तरह बिहार जानते, सवाल तो मुझे रामविलास पासवान के बारे में आपसे पूछना चाहिए था, आपके मित्र थे, लेकिन पासवान जी नहीं रहे। चिराग पासवान के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटे के बारे में, क्या आपको लगता है वो भी मौसम विज्ञानी है, और पोस्ट बिहार आगे चल के कोई वैकल्पिक सरकार बनती है और चिराग पासवान को बेहतर ऑफर दिया जाता है, तो क्या वो पाला बदल सकते हैं, या उन्होंने वचन दे दिया है मोदी जी को उन्हीं के साथ जिएंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि रामविलास जी बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक थे, तो बेटे पर भी कुछ असर पड़ा हुआ होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में भी लोग मौसम का पता लगा रहे हैं। मैं एक जगह था जहाँ इसकी बड़ी चर्चा थी, है ना, तो कि क्या चल रहा है मौसम, क्या मौसम बनने वाला है, बिगड़ने वाला है, क्या होने वाला है। तो एक बात ये है इसी में, और अगर हम देखें रामविलास जी को, तो भाई लोगों को 2 मिनट लगता है अपना पाला बदलने में। 2 मिनट आजकल नीति सिद्धांत थोड़ी है। अरे भाई, 12 और 10 जनपद में कोई बहुत दूरी तो थी नहीं, है कि नहीं? तो आप इसी से समझ लीजिए, आज इधर कल उधर। अब तो हमको लग रहा है कि भाजपा में भी मौसम लोग थाह लेने में लगे हुए हैं। बहुत कुछ लोग हैं, आज तो उमा भारती ने कल परसों कोई एक ऐसा बयान दे दिया है जो इसके कुछ संकेत नजर आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, दीपक जी आप बता रहे हैं नवंबर, मुझे तो लगता है कि ये अगस्त ही सितंबर भारी पड़ रहा है। इसी में मौसम बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। एक मुनीर नाम का आदमी क्या क्या नहीं बोल रहा है, जामनगर उड़ा देंगे, डैम उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है उसको उस्का रहा है कि तुम लड़ाई में जाओ। और मैंने भी किसी से सुना दिल्ली में कि अक्टूबर में कुछ मतलब कुछ मामला फंस सकता है। मैं सुना, किसी के मुंह से सुना और बड़े आदमी से सुना। तो स्थितियां बहुत गंभीर टर्न ले रही हैं, बड़ी तेजी से चीजें बदल रही हैं। तो उसमें हमको लग रहा है कहीं न कहीं, आप माने या ना माने, लेकिन हमें तो लगता है कि बिहार छोटा होता जा रहा है। अभी हम लोग सब लोग लगा रहे दिमाग बिहार में चुनाव है, क्या होगा, उससे क्या होगा, इससे ऐसे, लेकिन वो चीजें छोटी पड़ रही हैं। आपसे बड़ी बातें करने का कोशिश कर रहे हैं। तो धनखड़ साहब भी तो सुन मौसमे सजाने में लगे हुए थे, उसी में सज गए। तो मौसम में उसी समय कोई बात चल रही थी। तो जो अभी आप कह रहे थे डिनर विनर, ये लगातार ये डिनर कहाँ से स्टार्ट हो गया? डिनर भी दिल्ली में स्टार्ट होता है जब आपको कुछ जो है, कुछ चाय में थोड़ा सा तूफान लाना होता है। और जिस जी प्रकार से जी एसआईआर का मुद्दा, इस तरह से ये अभी राहुल गांधी ने दावा किया प्रूफ का, ये सारी चीजें जो है, चीजों में बहुत कुछ मौसम को चक्रवाती बनाने में लगा हुआ है। जी 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 जी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, सतीश जी के पास आ रहा हूँ। एक छोटा सा मैं सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ लखेड़ा साहब से। लखेड़ा साहब, भाई सतीश के सिंह कह रहे हैं कि जब डिनर शुरू होता है, यानी राहुल गांधी अपने कैरियर में पहली बार डिनर दे रहे हैं, और डिनर भी 48 घंटे में दो दो बार डिनर दे रहे हैं। एक इनफॉर्मल डिनर हो रहा है, एक फॉर्मल हो रहा है, और सारा विपक्ष उनके घर पर पहुंच रहा है। उसके बाद मलिक अर्जुन खड़गे सबको बुला रहे हैं, ममता बनर्जी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग जो कल तक दूरियां बना रहे थे, वो भी मलिक अर्जुन के साथ खाना खा रहे हैं, दावत हो रही है। ये जो दावतों का दौर चल रहा है, तो क्या विपक्ष को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ये मोदी जी बहुत ही कमजोर विकेट पर खड़े हैं और ये विकेट गिराया भी जा सकता है आगे? देखिए देखिए दीपक जी, एक तो कांग्रेस पार्टी को उनकी जो कमजोरियां हैं कि वो अपने एलाइज से इंटरेक्शन नहीं करती है 2014 के बाद, जब से वो सत्ता से हटे हैं, और वो एकदम कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं, और कम्युनिकेशन नहीं रखने से एलाइज जो है अलग थलग पड़े रहते हैं, और देश की जनता को ऐसा भरोसा होता चला जाता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई दम नहीं है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, और एलाइज को बांध के नहीं रखते। तो एक तो ये राहुल गांधी ने इसको एक्टिवेट किया है, खड़गे साहब ने इसको एक्टिवेट किया है, ताकि एलाइज जो समर्थक दल है उनसे लगातार संवाद बना रहे हैं। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो शक्तियां हैं, उन तमाम शक्तियों के साथ एक कम्युनिकेशन का लिंक कॉरिडोर खुला रखा जाए, ताकि कभी जरूरत पड़ने पर ऐसा कोई मामला बना जाए, ऐसा विकल्प पर विचार रखा जाए। और मैं एक बात बता दूं आपको कि इस लोकसभा में जो सांसद हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो अलायंस के हों, चाहे वो बीजेपी के अलायंस के हों या कांग्रेस के अलायंस के हों, कोई भी चुनाव में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये 11 महीने बाद मोदी सरकार इतनी डिस्क्रेडिट हुई है, इतनी उसकी हवा खराब है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते, तो वो ऐसा लगता है कि अलायंस, चंद्रबाबू नायडू जिसमें प्रमुख किरदार है, वो जी साइलेंट है, चुपचाप है। क्यों चुपचाप है, ये उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़ा मेजर रोल निभाएंगे, ओके क्योंकि ओके चंद्रबाबू ओके। नायडू सबसे बड़ा रोल निभाने की स्थिति में हैं भी वो आजकल। लेकिन वो तभी आएंगे जब कांग्रेस उनको ये भरोसा दे देगी कि हम लोग, हमारे साथ केवल 15-20 लोगों की कमी है और आप पाला बदल दीजिए। उस दशा में आएंगे, और मुझे लग रहा है कि उसका वक्त कभी भी आ सकता है, जैसे कि सतीश जी कह रहे हैं। जी सतीश जी, नायडू बाबू भी क्या मौसम विज्ञानी हैं? और क्या आपको लगता है कि अगर उचित ऑफर उचित मौके पर दिया गया तो नायडू बाबू भी गुल खिला सकते हैं? नायडू बाबू के बारे में कुछ बताइए। भाई, एक डेढ़ साल पहले तक तो वो कांग्रेस के एलाई थे ना। जो कितना ओके। हुआ साल, तो 1.5 साल 2 साल पहले एलाई थे। तो फिर कहाँ इन लोगों को टाइम लगता है बदलने में? भाई, ये लोग तो मौसम बदलते भी हैं और मौसम को पहचानते भी हैं। पता नहीं अभी किस स्थिति में है। तो ये तो हो सकता है। मैं आपको 3 बयानों पर थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं आपके दर्शकों का। एक बयान खुद मोदी जी ने दिया कि जो अमेरिका में चल रहा है उसमें उनको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने सार्वजनिक ओके रूप से यह बात कहा। दूसरा, राहुल गांधी ने कभी संसद में या कहीं बाहर में एक भाषण में उनके मुंह से निकल गया
कि अब प्रधानमंत्री जी, ये इन प्रधानमंत्री से काम नहीं चलेगा। माने यही आशय था उनका। कोई अंग्रेजी में बोला था, ही doesn't deserve जी, to be prime minister, something like this। मतलब और तीसरा बयान मोहन भागवत का कल आया है। मोहन भागवत ने कहा, जो बार बार कहते रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो आम आदमी के मतलब इससे बाहर हो गया। ये आरएसएस का प्रमुख बोल रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य, आयुष्मान वाला स्वास्थ्य वो बाहर हो गया। अब आप तीनों को जोड़िए और ये डिनर जोड़िए, ये सारी चीजों को जोड़िए तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पकड़ा। और दबाव बहुत है और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी इसका दुरुपयोग करने का पूरा प्रयास कर रही होंगी, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है, नहीं तासीम मुनीर के बोल इस ढंग से नहीं होते। तो बात यह है कि मौसम बहुत तेजी से बदला जा रहा है, बदल रहा है और मौसम वैज्ञानिक पूरी तरह से इसमें लग गए हैं। मैं बता रहा था आपसे कि कल मैं कहीं था, कम से कम 5-6 सांसद यही बात कर रहे थे जो मैं था जिनके साथ। और आज तो एक ऐसे भी, आज एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की आज का चुनाव था, पता नहीं क्या हुआ उसमें जी। तो भाई तो बात मतलब ये है कि एक सूंघने वाली जो मशीन है सब जो है दिल्ली में लेके घूम रहे। ओके, बड़ी बात सतीश के सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि जो मोहन भागवत का बयान देखिए या राहुल गांधी का बयान देखिए या स्वयं मिस्टर मोदी का बयान देखिए, जो खुद कह रहे हैं कि मुझे इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इनका ये कहना है सतीश भाई का कि भाई चारों तरफ से जो मौसम है, मौसम का जो मिजाज जिस तेजी से बदला, उससे ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है मोदी सरकार को लेकर, कुछ भी हो सकता है। और जहां तक नायडू की बात है तो सतीश के सिंह कह रहे हैं कि नायडू साहब 1.5 साल पहले तो कांग्रेस में ही थे, कितना देर लगेगा। और नायडू बाबू का जो चेला है रेवंत रेड्डी, वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। तो अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो कुछ भी हो सकता है। सतीश भाई, एक आखिरी जवाब आपसे चाहूंगा। मान लीजिए अगर मोदी बिहार हार जाते हैं तो क्या ये जो प्रेशर मोदी पे और दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा प्रेशर? देखिए, दबाव बहुत सारे मोदी जी के ऊपर आ चुके हैं। बीजेपी में भी शायद जो संघ से संबंध रखते हैं या वो उनके खिलाफ थे, जो कि बोलते नहीं थे, वो एक मुद्दा है। दूसरा ये है कि आर्थिक स्थिति और जो व्यापार का चैलेंज है। तीसरा जो है ट्रंप का चैलेंज, मैं इसे कहता हूँ। मैं इसको टैरिफ और ट्रेड का चैलेंज नहीं कहता, ये ट्रंप का चैलेंज है। और इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, तो वैसे में नंबर भी तो बहुत नहीं है। तो जितने इन्होंने जुटाए हुए हैं पहले देके, कुछ चुपचाप है, कुछ है, उन लोगों को समय मतलब अपना पाला बदलने में हमको तो लगता है 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। वो आप तो अभी बदल के बैठे होंगे कि आप लोग कुछ कीजिए, हम आते हैं। इस तरह के तो ये होते हैं, इनका कोई नीति सिद्धांत तो है नहीं। मुश्किल बहुत है, बहुत मुश्किल है। फिर 75 साल वाली बात। फिर एक तो मैं देखिए ना, कल राहगीर मुझे मिला, वो मुझसे एक ब्लाइंड रह गया, मेरे दिमाग में आ गया, अरे क्या होता है भाई, लोगों की कितनी समझ होती है, क्या होता है। बोले कि अजय देखो जी, मोदी जी तो 75 के हो रहे हैं और अग्निवीर को 4 साल में रिटायर कर देते हैं। इस तरह क्या आम आदमी बोल रहा। तो मतलब अंदरूनी स्थिति भी, सारी चीजें राजनैतिक भी और अंतर्राष्ट्रीय भी, ये सब तीनों मिलके बड़ी खिचड़ी पका रहा। लखना साहब, अभी आपने सतीश के सिंह को सुना, हालांकि थोड़ा सिग्नल उनका वॉइस कमजोर था। सतीश के सिंह का साफ तौर पे कहना है कि प्रेशर जो है वो सिर्फ अपोजिशन का नहीं है मोदी जी पर। प्रेशर जो है वो ट्रंप का ही नहीं है, आर्थिक प्रेशर ही नहीं है। प्रेशर मोदी जी के लिए भीतर से भी है, यानी बीजेपी की तरफ से भी है, आरएसएस की तरफ से भी है, और जो एनडीए की छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी उनसे बहुत नाराज चल रही हैं। चिराग पासवान का भी उन्होंने नाम लिया, नायडू की तरफ भी इशारा किया। क्या आपको लगता है कि जल्द आने वाले समय में, मैं चाहे बिहार का चुनाव हो या उसके बाद के जो नतीजे हो, क्या आपको नेतृत्व परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, क्या मोदी की कुर्सी जाती हुई दिखती है, कमजोर होती हुई मोदी की कुर्सी आपको दिख रही है आने वाले समय में? देखिए दीपक जी, बहुत साफ सी बात है कि हमको लगे या ना लगे,
मेरी सोर्सेज बता रहे हैं कांग्रेस के भीतर कि कल की जो डिनर पार्टी है उसके अलावा जिस तरह से मार्च हुआ है, उस मार्च से एनडीए में खलबली है, बीजेपी में खलबली है और मोदी विरोधी एक बहुत बड़ा तबका था, बहुत छोटा सीमित संख्या थी उनकी भाजपा के अंदर और अलायंस के अंदर। और मेरी सूचना है कि कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो लगातार बीजेपी के भीतर उन लोगों से संपर्क में है जिनको ओहो। मोदी और उनकी गैंग की कार्यशैली पसंद नहीं है, जो मानते हैं कि मोदी जी का कार्यकाल, मोदी जी की कहानी, मोदी जी की स्टोरी वो अब जो है पूरी होने वाली है। तो निश्चित रूप से वो इस बात से खुश है कि राहुल गांधी ने जो वोटिंग का जो फ्रॉड हो रहा है उसको जिस तरह से उछाला है। और मैं ये कह रहा हूं कि कई ऐसे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनका ये कहना है खुलेआम कि हमको हराने की कोशिश हुई थी, किसी तरह टिकट तो हमें दे दिया, लेकिन हमारे इलाके में हमको हराने की कोशिश की गई। और जहां तक एसआरआई का सवाल है उसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। नितिन गडकरी ने तो इंटरव्यू में खुल करके कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में 3.5 लाख वोट काटे गए, उनके भांजे का, भतीजे का, उनके बच्चों का, फैमिली का, रिश्तेदारों का, उनके मोहल्ले में वोट काटे गए और 3.5 लाख वोटों से। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई ये नेता अगर ये कहता है कि इनको हराने की कोशिश हुई है, जिस तरह से एक आम आदमी पार्टी जिनके जो सर्वे सर्वा है, सुप्रीमो है, उनका नाम अरविंद केजरीवाल है, वो भी एक मौसम वैज्ञानिक है, उनको भी पता लग गया है कि अगर बीजेपी तो हमें कुछ देने से रही, हम लोग वैसे ही बीजेपी से दोस्ती के चक्कर में और आरएसएस के दोस्ती के चक्कर में हमारी पोल खुल चुकी है। ऐसी दशा में हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि हम कांग्रेस के साथ अपने को इंगेज रखें और कांग्रेस से कम्युनिकेशन बनाए रखें। और संजय सिंह जो उनकी पार्टी के एक मुखर राज्यसभा सांसद हैं, वो तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे ही दो फाड़ की स्थिति है आम आदमी पार्टी में। तो संजय सिंह की जो जिदबाजी थी उसकी वजह से उनको लगा कि नरेंद्र मोदी के साथ जाओगे तो आप लोग झुलस जाओगे, पहले ही आप लोग जेल जा चुके हो, अब कहां जाओगे, क्या रह गया तुम्हारे लाइफ में। तो कुल मिलाकर के एक नई स्थिति पैदा हुई है। नरेंद्र मोदी को जो खतरे गिनाए गए हैं कि नरेंद्र मोदी की सत्ता को देश के बाहर से चुनौतियां मिल रही है, मैं तो कह रहा हूं कि उनकी पार्टी के भीतर से उनको चुनौती मिल रही है, बड़ी बात। आरएसएस से उनको चुनौती मिल रही है। पार्टी के सांसद कांग्रेस के एमपीज को कह रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा इसे उठाया, इनके ठिकाने होश ठिकाने लग गए। तो ये जो फीडबैक अगर बीजेपी के एमपी कांग्रेस के लोगों को दे रहे हैं तो आप कल्पना कर सकते हो कि कहां हालात की स्थिति क्या है? कश्ती जो डूब रही है, कश्ती में कितने छेद हो चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, मोदी की कश्ती जिसमें एक चप्पू अमित शाह के हाथ में, एक मोदी जी के हाथ में, कह रहे हैं उस नाव में, कश्ती में छेद ही छेद है। और छेद विपक्ष तो कर ही रहा है, ट्रम्प तो कर ही रहा है, बीजेपी के भीतर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो खुद उस कश्ती को डुबोना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मोदी एक बहुत ही कमजोर जमीन पर खड़े हुए हैं। और जो इशारा हमारे आज के पैनलिस्ट ने किया, चाहे सतीश के सिंह हो और चाहे उमाकांत लखेड़ा, दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस्ड पत्रकार हैं। 35-40 साल दोस्तों किसी भी इंसान की जिंदगी में कम नहीं होते। 30-40 साल की इनकी पत्रकारिता है, संसद को कवर कर। इनका ये मानना है कि नरेंद्र मोदी ये 5 साल कैसे पूरे करेंगे, इसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है। उसकी एक वजह यह है कि बहुत से घटक दल यानी एनडीए के बहुत से जो साथी हैं, जिनके समर्थन से मोदी जी सरकार चला रहे हैं, वो नाराज दिखते हैं। और किसी भी सूरत में, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश कुमार के प्रो मंडल एमपीज हों, या फिर वो नायडू बाबू हों, या जयंत चौधरी जैसे, ये सारे के सारे आइडियोलॉजिकल लेवल पे बीजेपी के साथ नहीं खड़े। अगर वक्त इनको सही दिखा, मौका सही दिखा, और अगर भी कांग्रेस ने, विपक्ष ने चाल सही चली, तो ये जो एनडीए के साथी हैं, छोटे छोटे दल, एकनाथ शिंदे को अगर आप अलग कर दें, ये सब के सब पाला बदल सकते हैं। और अगर पाला बदल सकते हैं तो सरकार जो अल्पमत में 240 की गिनती पर अटकी हुई है, जो सरकार कभी भी जा भी सकती है, ये इशारा उमाकांत लखेड़ा और सतीश के सिंह ने किया। दोनों लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपनी दोस्तों की तरफ से। थैंक यू सो मच उमाकांत जी, थैंक यू सो मच सतीश के सिंह जो हमारे साथ है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।